जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैरव गांधी अपहरण मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां कैरव गांधी अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमशेदपुर से 2, बरही से 3, नालंदा से 1 और गयाजी से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 कार, 5 पिस्तौल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। अपहरणकर्ताओं को लेकर पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। वहीं पुलिस आज कैरव गांधी को लाकर बयान दर्ज करेगी। बड़ी खबर, कैरव गांधी अपहरण मामले में पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमशेदपुर से 2, बरही से 3, नालंदा से 1 और गयाजी से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 2 कार, 5 पिस्तौल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई। अपहरणकर्ताओं को लेकर पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। वहीं पुलिस आज कैरव गांधी को लाकर बयान दर्ज करेगी। जमशेदपुर के उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी अपहरण कांड मामले में पुलिस ने एक बड़ा कार्रवाई किया है। जहां एक तरफ कैरव गांधी सकुशल बरामद कर लिया गया था, उसी के बाद पुलिस जो है लगातार अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और एक कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती दिख रही है। लगभग 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस समेत मोबाइल और जिस गाड़ी से फर्जी पुलिस का लेबो लगा हुआ था और उस गाड़ी से कैरव गांधी की अपहरण किया गया था, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने जमशेदपुर, बिहार के कई जिलों से इन अपराधियों की गिरफ्तारी की है और कहीं ना कहीं अब कैरव गांधी अपहरण कांड मामले का खुलासा होने के इंतजार लोगों को है। तो जमशेदपुर पुलिस को कह सकते हैं कि बड़ी सफलता हाथ लगी, मगर पुलिस अभी भी जो है इस पूरे मामले को गोपनीय तरीके से अभी भी कार्रवाई कर रही है। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि पूरे अपहरणकर्ताओं की जो है वो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस मामले का खुलासा नहीं होगा। मगर अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 5 पिस्टल बरामद किया गया है। हालांकि सभी को इंतजार है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्र सरकार और एसजी को नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक पूरे मामले में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन ही जारी रहेगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई है। साथ ही केंद्र सरकार और एसजी को नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन ही जारी रहेगा। और यूजीसी के नए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। जो निर्णय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। राजधानी के रांची कॉलेज के बाहर इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष 2 बैनर लगाए गए हैं। यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्र यूजीसी फैसले का समर्थन करते नजर आए, वो अपने तर्क रख रहे हैं। वहीं जनरल वर्ग के छात्रों ने भी अपना पक्ष रखा है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन राजधानी रांची की बात करें तो तमाम कॉलेज परिसर में ये जो मुद्दा है ये चर्चा का मुद्दा है। हम बीच में राजधानी के रांची कॉलेज में हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बैनर लगे हैं। एक बैनर पर आदिवासी छात्र संघ जो कह सकते यूजीसी की इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 के बिल के समर्थन में लगाया गया है, जो एसटी, एससी, ओबीसी का हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। दूसरा बैनर वहाँ देखिए, वो लगाया गया इसके विरोध में कि छात्रों को बांटना बंद करो, ब्लैक लॉ अटैक, नो यूजीसी एक्ट 2026। तो हम इस समय राजधानी रांची में और कह सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग जो देख सकते हैं छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बिल को, ये जो पूरा जो मामला है यूजीसी का जो आदेश है उसको कैसे देखते हैं। हम लोग को बहुत अपने ये गाइडलाइंस हम लोग अपने आप को एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों लोग ने सुरक्षा महसूस कर रहे थे। जिस तरह से हम लोगों को पहले से ही जाति, धर्म और रंग के आधार पर इस तरह का भेदभाव होता था, तो हम लोग सरकार इस तरह का गाइडलाइन ला रही थी जिससे हम लोग सुरक्षा महसूस कर रहे थे। लेकिन और इस बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से जानकारी, एसआईटी की हिरासत में 5 संदिग्ध, वीडियो फुटेज सबूत बने हैं आधार। सभी संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इन्हीं 5 में शामिल है दरिंदा
एसआईटी जल्द इसका खुलासा कर सकता है। अंतिम दौर में है एसआईटी की पूछताछ। ये बड़ी खबर पटना से, नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एसआईटी की हिरासत में 5 संदिग्ध हैं। वीडियो फुटेज सबूत बने हैं। सभी संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इन्हीं 5 में से एक मुख्य आरोपी भी है। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, 5 संदिग्ध इस समय एसआईटी के गिरफ्त में हैं। इनमें से एक आरोपी बताया जा रहा है। देखिए संतोष, ये 5 संदिग्ध हैं और फिलहाल इसमें से ही कोई एक जो है वो दरिंदा है, ऐसा हमारे आधिकारिक सोर्स हैं जो पुलिस महकमे के, उनके तरफ से ये जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी और सबसे पहले ये खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो नीट छात्रा रेप संदिग्ध मौत मामला है, उस मामले में पटना पुलिस जो है वो लगभग कामयाबी हासिल कर चुकी है। बस अब उसे जो है गुनहगार के मुंह से उनका गुनाह कबूल करवाना है। जैसे ही वो अपना गुनाह स्वीकारेगा, पुलिस जो है इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पटना पुलिस के आला अधिकारी करेंगे और पूरी जो घटनाक्रम हुई है उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जो है पटना पुलिस से पहले भी ये इस बात की जानकारी जो है वो न्यूज 18 अपने दर्शकों अमित, दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं जिन 19 लोगों के डीएनए टेस्ट कराए गए थे, क्या उन्हीं 19 में से ये 5 संदिग्ध हैं? देखिए 19 नहीं बल्कि 25 थे संतोष जी, और इस खबर को लगातार हम लोगों ने बताया है, सबसे पहले बताया है। और जो हमारे अधिकारी सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं, उसी में से ये 5 संदिग्ध हैं और इन्हीं में से जो है वो दरिंदा भी है जिसने के साथ जो है वो दुष्कर्म करने की कोशिश की या दुष्कर्म किया। ये तो जांच का बात है, पुलिस बता पाएगी कि किस हद तक वो जो है वो अपने मंसूबे को सफल करने की चेष्टा कर रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये केस जो है वो पूरे देश में हाईलाइट रहा। पटना पुलिस की किरकिरी भी हुई क्योंकि पटना के एसएसपी जो है कार्तिकेय के शर्मा और जो एएसपी अभिनव है, एसएचओ निलंबित जो एसएचओ है रोशनी, उन सभी ने पहले सिरे से खारिज किया था कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, रेप की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन जब एफएसएल की रिपोर्ट आई उसके बाद पुलिस ने अपनी गलती को स्वीकारा और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई थी और उसके जो अंडरगारमेंट्स है उसमें से स्तन पाए गए थे। अब मामला यहाँ अटका था कि आखिर जो गुनहगार है वो है कौन, तो उसी की तलाश एसआईटी कर रही थी। और इसी क्रम में लगातार पटना से जहानाबाद जो गर्ल्स हॉस्टल था वहां पे सभी जगहों पे एसआईटी की टीम ताबड़तोड़ का छापेमारी कर रही थी। ताबड़तोड़ जो है अनुसंधान पटना पुलिस का किया जा रहा था। यहाँ तक कि पटना से जो मखदुमपुर स्टेशन है वहां तक के सीसीटीवी कैमरे को 6 राउंड में खंगाला गया। 1-2 नहीं बल्कि 6 राउंड में खंगाला गया। काफी न्यूनतम गति से खंगाला गया और उसी के बाद ये बातें सामने आई। सीडीआर जिसका जिक्र परिजनों ने किया था, मृतक के पिता ने डीजीपी से जब मिले थे उन्होंने आर्गुमेंट किया था कि सीडीआर खंगाला जाए, हॉस्टल के संचालक का, हॉस्टल के जो मालिक है मनीष रंजन उनके पुत्र का, उसके अलावा जो जिन लोगों पर संदेह जा रहा है उन सभी का सीडीआर खंगाला जाए। और उसी सीडीआर को खंगालने के बाद ये कामयाबी मिली पटना पुलिस को। और अब जाकर के पटना पुलिस जो है इन 5 संदिग्धों से पूछताछ जो है अंतिम दौर में कर रही है। हालांकि जो हमारे आधिकारिक सोर्स ये भी बता रहे हैं कि इन्हीं में से है वो शख्स जिसने लड़की के साथ दरिंदगी किया है। अब उसकी गिरफ्तारी होगी और फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के शीर्ष अधिकारी जो है वो पूरी मामले की जानकारी देंगे। ठीक है अमित, बहुत बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 5 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। उन्हीं 5 में से एक मुख्य दरिंदा है जिसने नीट छात्रा के साथ दरिंदगी की और अब एसआईटी उस तक करीब पहुंच चुकी है। 5 संदिग्धों से इस समय एसआईटी पूछताछ कर रही है और उन 5 में से कोई एक मुख्य आरोपी है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है जहां आयकर में गड़बड़ी की शिकायत पर आयकर विभाग ने दबिश की। आयकर विभाग ने रांची के बाबा राइस मिल के ठिकानों पर दबिश की और टीम तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। रांची के हरमू रोड, कांके रोड, बरियातू में भी आयकर विभाग बाबा राइस मिल से जुड़े ठिकानों पर छापा मार रही है, सबूतों को खंगाल रही है। और ये तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रांची से ये तस्वीरें जहां आयकर में गड़बड़ी की शिकायत पर आयकर विभाग ने दबिश की है। आयकर विभाग ने रांची के बाबा राइस मिल के ठिकानों पर दबिश की और टीम तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। रांची के हरमू रोड, कांके रोड, बरियातू में भी आयकर विभाग बाबा राइस मिल से जुड़े ठिकानों को खंगाल रही है।
रांची सहित प्रदेश भर के कई जिलों में आज आयकर विभाग की दबिश देखने को मिल रही है। रांची और हजारीबाग जमशेदपुर इलाके में ये जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बता दें कि बिहार में भी आईटी विभाग की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। जो जांच है वो की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई चावल कारोबारी जो कि बाबा एग्रो फूड से जुड़े हुए थे, उन तमाम जगहों पर आज आयकर विभाग ने दबिश दी है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अनुसार कुछ अहम दस्तावेज जरूर आयकर विभाग के हाथ लगे हैं और सहित जो संपत्ति से जुड़े हैं इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल जो तफ्तीश है, जो जांच का दायरा है वो फिलहाल हर जगह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, आयकर विभाग की दबिश से जुड़ी ये बड़ी खबर। बाबा राइस मिल के ठिकानों पर रेड हुई है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग में रेड की गई। बिहार के भी कुछ जिलों में छापेमारी की गई है। टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। संबंधित स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। आयकर में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये दबिश, शिकायत के बाद विभाग ने ये रेड की है। खबर गिरिडीह से, जहां नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने लाइन मस्जिद मोड़ के पास बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने लाइन मस्जिद मोड़ और पदम चौक को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद जाम हटा दिया गया और यातायात सामान्य हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने लाइन मस्जिद मोड़ के पास चिंतामन दास को टक्कर मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने लाइन मस्जिद मोड़ और पदम चौक को कुछ देर के लिए जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा भी दिया, जिसके बाद जाम हटा लिया गया और यातायात सामान्य हो गया। इस बीच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हादसे में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक समेत चालक को पकड़कर नगर थाना ले गई। पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। उधर घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नो एंट्री के कारण ट्रक जो है एकदम असामाजिक तरीके से चलाता है। लोग ट्रक दारू पीकर जैसे तैसे चलाता है। रात को 9 बजे के बाद लगता है कि जानलेवा एकदम हमला करने के लिए ट्रक ऐसा हावी हो जाता है शहर में कि पता ही नहीं चलता है। और ये सुबह की घटना है, आज मॉर्निंग की घटना है जो 8 बजे के करीबन बीता है हमारे मौलाना चौक स्टेशन रोड में। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हर जगह हमारे समाज को रौंदा जा रहा है। रांची के लालपुर इलाके में बेखौफ अपराधियों ने जेवर दुकान में लूट की कोशिश की, लेकिन अपराधी अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लालपुर थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में लूट की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। पूरा मामला लूट का है या पैसे के लेन देन का, इसकी जांच की जा रही है। मिनट के अंदर सारी टीम हमारी पहुंच गई थी स्पॉट पर और जो एक्यूज जो थे, जो दुकानदार के अकॉर्डिंग जो एक्यूज हैं उनको लाया गया है। उनका क्लेम है कि उनके अकाउंट से कोई पैसा गया था जो ज्वेलरी दुकान के मालिक के अकाउंट में, और जो दुकान के मालिक हैं उनका कहना है कि हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है कि मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट से कभी कोई पैसा आया है। और वो जो बाकी जो फैक्ट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और आगे एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। और खबर दुमका से, जहां नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले सेमेस्टर परीक्षा सेशन लेट होने से छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है और अब वो सड़क पर उतर गए हैं। दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय से रैली निकालकर सैकड़ों छात्र छात्राएं सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने पहुंचे और सेशन को नियमित करते हुए परीक्षा दिसंबर तक कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेट हो रही है, ठीक है। सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आया, उसमें 2024 हम लोग डाले तब आया,
मतलब सेमेस्टर 4 का रिजल्ट 2024 में देना चाहिए, जबकि दे रहा है 26 में। ठीक है, एग्ज़ाम और रिजल्ट, और इतना लेट हो रहा है जिससे हमारा भविष्य मतलब खतरे में जा रहा है। कहीं ना कहीं मतलब हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म आता है, उसमें ग्रेजुएशन मतलब डिग्री मांगता है, लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों का 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 8वां सेमेस्टर में है। सर हमारा 22-26 सेशन था जो जुलाई में कंप्लीट होने वाला था, पर अभी तक हमारा सेमेस्टर 4 क्लियर हुआ है, 5 का एग्ज़ाम निकाला गया है। तो ऐसे में तो सर हम लोग का बहुत डिले हो रहा है। तो ऐसे में सारी जैसे रांची वगैरह सबका कंप्लीट हो गया है, वो लोग तो आगे चले जाएंगे, हम लोग 2 साल 3 साल वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाए सर, और हम लोग सब आए हैं। नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो वहीं आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। आज से राज्य के 48 नगर निकाय निर्वाचन को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 4 फरवरी तक चलेगी। इसे लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां भी अब अंतिम चरण में है। जेएमएम ने इसे अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भले चुनाव दलगत आधार पर ना हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। देखिए, दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, परंतु जो पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिन लोगों ने जनसेवा की है, जो पब्लिक से जुड़े रहे हैं, निश्चित रूप से वैसे उम्मीदवार को पार्टी समर्थन देगी अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि सिंबल तो है नहीं, इसलिए पार्टी एक आम राय बनाएगी कि हाँ, कोशिश यही रहेगा कि हर वार्ड में एक पार्टी समर्थित उम्मीदवार हो और वो पार्टी का डिवोटेड कार्यकर्ता हो। हम लोगों की भी पूरी तरह से तैयारी है। पार्टी भी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ निकाय चुनाव में उतरने को तैयार खड़ी है, और हमारा एक प्रयास होगा कि ठीक है, नामांकन हाथ से शुरू है, लेकिन एक एका का प्रयास हम लोग भी चाहते हैं कि हो अपने लोगों के अंदर, ताकि अधिक से अधिक वार्ड हम लोग जीत पाएं, और हम लोगों का पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव के लिए हम तैयार करें। और झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही मेयर पद प्रत्याशी बनने को लेकर रांची नगर निगम क्षेत्र में दावेदारी तेज हो गई। बीजेपी के समर्थन को लेकर रोशनी खलखो और अशोक बड़ाइक समेत दूसरे नामों की चर्चा तेज है। वार्ड नंबर 19 निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो ने खुद को रांची नगर निगम क्षेत्र की बहू और बेटी बताते हुए अपनी दावेदारी को मजबूत किया। ये मेरी कहने वाली बातें नहीं है, ये पार्टी और संगठन के जो लोग हैं वो लोग ही तय करेंगे कि किसमें क्या क्षमता है नहीं है, और वो देख रहे हैं कि किसमें क्या क्षमता है, और ये पार्टी ही डिसाइड करेगी। निश्चित ही आज मैं रोशनी खलखू हूँ, और आपको अगर पार्टी संगठन चाहेगी तो मेरे नाम के आगे मेयर प्रत्याशी आ जाएगा। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्र खरीदने और भरने की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 11 बजे के बाद उम्मीदवार और उनके समर्थक नामांकन पत्र खरीदने के लिए जिला परिषद कार्यालय पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं उम्मीदवार यहां पर नामांकन पत्र खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ में 32 वार्ड है और अध्यक्ष का पद महिला एसटी के लिए आरक्षित किया गया, जबकि महिलाओं के लिए 15 सीट यहां पर हैं। तो आज जनता की बारी है कि किन्हें चुने। समाज में अच्छा काम जो किया है उसके लिए तो जनता लड़ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले बार मैं थी, सेकंड विनर रही थी। अच्छा। और इस बार फिर से मैदान में जी। आपका कितना लगा नामांकन फॉर्म खरीदने में? आपका 520 रुपए लगा। 520 रुपए फायदा यहाँ पर महिलाओं को मिल रहा है। जी जी, अच्छा, पूरी तैयारी चुनाव की है। हाँ जी। पिछला मुद्दा भी था विकास, और आज भी हमारा मुद्दा वही है, विकास। विकास ही है। जी बिल्कुल। हम लोग पिछले भी के लोग भी जा रही हैं। बिल्कुल। मैं तो ऐसे सोशल वर्क करती ही हूँ, लेकिन फिर लोगों का जैसा कहना है कि आप आइए प्रत्याशी के रूप में,
और हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं। उन लोगों का उम्मीद है कि मीना जी आप आइएगा तो शायद और भी ज़्यादा हमारे लिए काम कर पाए। जनता फिर विश्वास जताएगी आप पर? हाँ, फिर से विश्वास काम किए हैं। अच्छा, और क्या कुछ अलग करना चाहेगी इस बार आप? अभी तो देखिए, पहले हमको सबसे ज्यादा जरूरी राशन कार्ड। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है सर, और आज से नहीं हमको लग रहा नहीं हो तो 24-25 साल से समाज के बीच में ही रह रहे हैं और छोटा मोटा काम होता है ऐसे भी हम दौड़ते हैं। तो मेरे गांव का आदमी का कहना है, मेरे 31 नंबर वार्ड का जो आदमी लोग हैं सभी का कहना है कि आप इस बार आइए। महिलाओं के लिए 500 रुपया नामांकन पत्र का शुल्क रखा गया है, जबकि अध्यक्ष पद के लिए 2500 रुपये और अनरिजर्व मेल के लिए जो है वो 1000 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल यहाँ पर महिलाओं का संख्या जो है उम्मीदवार के तौर पर ज़्यादा देखा जा रहा है, इनमें उत्साह भी है। इनका कहना है कि इस बार चुनाव जीत के दिखाएंगे भी, उनके अपने अलग अलग मुद्दे भी हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। धनबाद निगम के पूर्व मेयर और मेयर पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इससे पहले चंद्रशेखर अग्रवाल ने झरिया स्थित श्याम मंदिर से समर्थकों के साथ रैली निकाली। जनता ने हम लोग पे भरोसा किया। हम चाहते हैं कि और प्रत्याशी बढ़ें, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो धनबाद के सेवा के लिए तत्पर हैं और जनता को चुनना है कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए बेहतर है। ये जनता के डोमेन में है। इससे ज्यादा प्रत्याशी आए, ये अच्छी बात है। काम देखिए, निगम ने पहली बार अंगड़ाई ली थी और वो समय बहुत कम था। लास्ट में कोरोना काल भी आकर के डिस्टर्ब किया, आपको ध्यान में होगा। तो काम बहुत सारे बाकी हैं, उसको पूरा करने की जरूरत है। और नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद बोकारो में च्वास नगर निगम चुनाव को लेकर नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री और नामांकन का काम शुरू हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य गेट के पास च्वास एसडीपीओ ने खुद सुरक्षा की कमान संभाल ली। नॉमिनेशन पेपर खरीदने वाले व्यक्ति की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही कैंपस के बाहर 100 मीटर की परिधि में विशेषज्ञता लागू कर दी गई है। वार्ड और मेयर प्रत्याशियों के नॉमिनेशन फॉर्म और खरीदने के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए। सर के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू किया गया है। 5 आदमी का जवाबना नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं जो नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने के लिए जा रहे हैं। कैंडिडेट के गाड़ी के लिए पार्किंग की व्यवस्था बाहर की गई है। बाहर पार्किंग करके वे अंदर की ओर जाएंगे। नॉमिनेशन का टाइम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है। प्रत्याशियों को हम लोग एक चेकलिस्ट दे रहे हैं कि आपको जब नॉमिनेशन फॉर्म लाना है तो आपको फाइल करते वक्त क्या क्या अपना देना है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो और कोई वो मिस ना कर जाए, किसी भी कुछ भी मिस होने से उनका रिजेक्शन ना हो जाए, वो हम लोग बोल रहे हैं। प्लस हम MCC उनको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कल देख रहे थे कि सब लोगों को समय पे अपने पोस्टर बैनर हटा देने हैं, एक्सपेंडिचर रजिस्टर उन लोगों को मेंटेन करना है। ये सब दिशा निर्देश लोगों को दिए जाए।